हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो है आज एनिमल किंगडम जो है 11th का जो फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक है ना, चैप्टर है फोर्थ, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो एनिमल किंगडम है, ये एनिमल किंगडम जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ या कहाँ से आया। ठीक है ना। तो दो टर्म के मिलने से बना है, एक है एनिमल और दूसरा है किंगडम। ठीक है। सबसे पहले किंगडम क्या है यहाँ पर। ठीक है। ये जो है हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने हैं बेटा, वो हैं लगभग लगभग 1.7 से 1.8 मिलियंस, 1.7 से 1.8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी को आप 17 से 18 लाख कह सकते हैं। इतने एनिमल्स टोटल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे इनको पहचाना जाए, है ना। इसी के लिए बिल्कुल कैसे, जैसे कि हम सभी का एक एड्रेस होता है ना, एक एड्रेस होता है, एक पता होता है। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबका भी एक एड्रेस है ना, उनकी एक पता है, वो किस नाम से जाने जाते हैं, किस जगह पे आते हैं, कैसे होते हैं। जैसे पूरी दुनिया को कुछ कंट्रीज में डिवाइड किया गया है, फिर हर एक कंट्री को कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, फिर हर एक स्टेट को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर उसमें भी और कॉलोनी वगैरह होते हैं और उसमें बहुत से मकान होते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं। ये हम लोगों का एड्रेस है। उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सब का भी एड्रेस होता है ना। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो बनाया गया है किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। 7 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया है ऐसे। ये हम लोग बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, जिसमें अगर सीक्वेंसिंग की बात की जाए टोटल 7 है। दो ये सबसे अपग्रेड है, ऊपर की तरफ है, और सबसे नीचे की तरफ लोएस्ट वैल्यू है। इससे ऊपर की तरफ चले आप तो याद ऐसे कर सकते हैं, सर जी, फिर वही, क्लास, दोबारा, या फिर क्यों, है ना, फिर क्यों। तो एस से हो गया स्पीसीज, ये हो गया आपका जीनस, ये हो गया आपका फैमिली, ये हो गया ऑर्डर, क्लास पूरा वैसे लिखा हुआ है। डी से बनता है यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन जो है बेटा ये टर्म यूज करते हैं प्लांट्स में, प्लांट क्लासिफिकेशन में, जबकि इसकी जगह पर एनिमल्स में यूज करते हैं हम लोग फाइलम। और कैसे हो गया किंगडम। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लगभग 1.7 से 1.8 मिलियंस हैं, इनको हम लोग टोटल 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी याद है ना, 2 किंगडम हुआ ना लिनियस साहब का, उसके बाद जो है 3 किंगडम हुआ, 4 किंगडम हुआ, 5 हुआ, 6 किंगडम भी है। लेकिन आर एच विटेकर साहब वाला जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका जिक्र है, और 6 का भी दिया हुआ है, लेकिन 5 किंगडम हम लोग स्टडी करते हैं। इनमें से जो 5th किंगडम है उसका नाम है एनीमेलिया। एनीमेलिया यानी कि जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें से इनमें से जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया है। इसी को आप किंगडम एनिमेलिया कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं एनिमल किंगडम। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो एनिमल्स रखे गए हैं वो इनमें से कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियंस जो हैं, इनमें से कितने हैं जो यहाँ पर आते हैं। तो एनिमल किंगडम में लगभग अबाउट 1.2 मिलियंस, 1.2 मिलियंस, 1.2 मिलियंस या 12 लाख कह सकते हैं, इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनिमल किंगडम में रखे गए हैं। ये सभी के सभी जितने भी ये हैं 1.2 मिलियंस हैं, इनमें दो कैरेक्टर कॉमन है। सबसे पहली बात क्या कि ये सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं, सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं। यू का मतलब होता है वेल डेवलप, यू का मतलब हो गया वेल डेवलप। और कैरियोट्स टर्म यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के लिए, यानी कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस की बेसिस पर सेल जो है वो 2 टाइप्स की हो जाती हैं। एक ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, है ना, उसे आप कह देते हैं यूकैरियोट्स। और जिनमें ऐसा नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही ओपनली पड़ा रहता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है, उसे हम लोग कह देते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनकी स्टडी हम लोग किस किंगडम में कर रहे थे, मोनेरा में कर रहे थे, है ना, मोनेरा में कर रहे थे। दूसरा
पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर है, सभी के सभी मल्टी सेलुलर है, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो मोर देन वन सेल से बनी हुई है, इनकी बॉडी जो है वो मोर देन वन सेल से बनी हुई है, इसी को आपने कह दिया मल्टी सेलुलर। अब इसमें पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो एनिमल्स हैं वो सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं? एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं ये एनिमल्स जो है वो सॉरी यूकैरियोट्स, एनिमल्स जो हैं वो यूकैरियोट्स के साथ साथ यूकैरियोट्स के साथ साथ जो है वो यूनिसेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर नहीं होते। फिर से सुनिएगा, मैंने ये कहा कि पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब क्या मल्टी सेलुलर होते हैं? क्या एनिमल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होते, यानी कि उनकी पूरी बॉडी एक सेल से नहीं बनती? बनती है। या ऐसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिनकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल से फॉर्म होती है। और ये आपने पढ़ा है कि जितने हम लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है, कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें नो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि उनके द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं वो सब उसी एक सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। एक सेल को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जिन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो गया, चाहे वो मूवमेंट हो गया, सर्कुलेट, जितने भी है रिक्वायरमेंट, सब के सब वो एक ही सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। इसलिए इनमें कहते हैं कि नो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें सेल का फंक्शन जो है या काम जो है वो डिफरेंशिएट होता है, कौन सी सेल क्या काम करेगी, उनमें कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अच्छा, तो ऐसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं लेकिन इनको हम लोग इस किंगडम में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये सभी मल्टी सेलुलर है, जो बेसिक क्राइटेरिया है। तो ऐसे एनिमल्स जो यूकैरियोट्स के साथ साथ यूनिसेलुलर हैं, इनको कहाँ रखा गया है? तो इन्हें रखते हैं हम लोग किंगडम, इन्हें हम लोग प्लेस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में, है ना। और अभी आपको बताया मैंने कि जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ किंगडम में डिवाइड किया गया है, देन ईच किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यू फाइलम या सम फाइलम, उनको फिर कुछ फाइलम में डिवाइड किया गया है। फिर हर एक फाइलम को कुछ क्लास में, हर एक क्लास में कुछ ऑर्डर होते हैं, हर एक ऑर्डर में कुछ फैमिली है, हर एक फैमिली में जीनस है, ऐसे ही कुछ स्पीसीज है, ठीक है। तो इसको जो है डिवाइड किया गया है, इस किंगडम को डिवाइड किया गया है एक फाइलम, एक फाइलम जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ। प्रोटो शब्द या प्रो शब्द कहीं भी यूज होगा, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव या बेसिक। और जुआ जो है ये जू टर्म से बना हुआ है, यानी कि एनिमल। जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, और वो भी कैसे? यूनिसेलुलर प्रिमिटिव एनिमल्स या यूनिसेलुलर एनिमल्स, उनको फाइलम प्रोटोजुआ में मेंशन किया गया है या इंक्लूड किया गया है। और प्रोटोजुआ जो फाइलम है वो किसमें है भाई? इसके अंदर आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ठीक है ना। जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपने इनके पढ़े हैं या नाम ध्यान हो शायद आपको, अमीबा, है ना। अमीबा के अलावा पैरामीशियम, जिसे आप स्लीपर एनिमल क्यूल के नाम से भी जानते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट्स है आपका, प्लाज्मोडियम। इसके अलावा यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना जो है ये जाना जाता है किसके लिए बेटा? ये जाना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल को जोड़ने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसे आप यूग्लिना कहते हैं। ये मिक्सोट्रॉप्स होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये एज अ प्लांट, एक प्लांट की तरह से भी न्यूट्रिशन कर सकता है और ये एक एनिमल्स की तरह से भी न्यूट्रिशन, यानी कि आउटोट्रॉप्स भी है ये और हेट्रोट्रॉप्स भी है, इसलिए इसे कहते हैं मिक्सोट्रॉप्स, है ना। आउटोट्रॉप्स भी है और हेट्रोट्रॉप्स भी है, इसलिए इसको मिला करके आप कह देते हैं मिक्सोट्रॉप। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे, जब प्रोटिस्टा की स्टडी किया जाएगा वहां पर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनिमल किंगडम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एनिमल किंगडम बना कैसे वो बताया आपको, जो कि आपने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। अब इसमें जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसका लगभग 2/3 के आसपास जो है वो इसमें अकेले रखे हैं इस किंगडम में। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा किंगडम होगा, ठीक। इसमें सभी यूकैरियोट्स थे और मल्टी सेलुलर। पहला क्वेश्चन अराइज हुआ
कि क्या एनिमल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होते, यूकैरियोट्स नहीं होते। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं, लेकिन उनको यहाँ नहीं रखा जाएगा, इनको रखा जाएगा कहाँ पर, मेंशन किया जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा में, और उसका भी एक फाइलम है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, वहां पर रखा गया है। जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हमने, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा एंटमीबा भी होता है, उसमें भी कई वैरायटी है, हिस्टोलिटिका से लेकर के कोलाई तक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। ठीक है, तो अभी आपने जो देखा ये कि ये एनिमल किंगडम, अभी तो हम लोगों ने ये बात की कि इस चैप्टर को जो है वो कैसे इनिशिएट किया गया, कैसे बनाया गया। एनिमल किंगडम में जो टोटल एनिमल्स रखे गए हैं वो लगभग 1.2 मिलियंस, या इसी को आप 12 लाख भी कह सकते हैं, ये हैं। ये सभी के सभी कैसे थे बेटा, ये सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं, यानी कि इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये सभी के सभी जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल से बनी हुई। अब इस किंगडम को कुछ फाइलम में डिवाइड किया गया है, और वो फाइलम टोटल कितने हैं बेटा, फाइलम जो है वो टोटल है 11। फाइलम यू एम लगा हुआ है, ये सिंगुलर टर्म है, अगर इसी का हम लोग प्लूरल टर्म लिखें तो ये हो जाता है फाइला, ए लग जाता है यू एम की जगह पे, ये प्लूरल टर्म बन जाता है। जिसमें से फर्स्ट फाइलम जो है उसका नाम है आपको पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, पोरी मतलब हो गया पोर्स और फेरा मतलब होता है बियरिंग। पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉडी में बहुत से पोर्स होते हैं। पोर होने की वजह से ये स्पंज के जैसे होते हैं, इस वजह से इन्हें जो है वो कॉमनली हम लोग स्पंजेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है निडेरिया। निडेरिया नाम इसलिए पड़ा इनका क्योंकि इनमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे हम लोग स्टिंगिंग सेल्स या जो है नीडोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर एक कैप्सूल होता है ना, और उस कैप्सूल को हम लोग कहते हैं निमेटोसिस्ट, है ना, जिसमें पॉइजनस स्टिंग्स होते हैं जो इनके ऑफेंस डिफेंस, है ना, इनके फूड गैदरिंग, है ना, इन सब में हेल्प करता है। ये जब हम लोग पर्टिकुलर फाइलम आएंगे तो वहां पढ़ेंगे। इस फाइलम का एक और नाम है सीलेंटीरेटा। सीलेंट्रेटा जो है ये ओल्ड नेम है इनका, ठीक है ना, जबकि ये न्यू नेम है। पहले क्या था कि जो इसके बाद का जो फाइलम आप लिखते हैं जिसका नाम है टीनोफोरा, ये फाइलम पहले इसी में मेंशन था, इसी के अंदर थे इसके एनिमल्स, बाद में इसको अलग किया गया। तो सीलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके अंदर जो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है उसे कहते हैं सीलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसी का अनदर नेम दिया हुआ है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को ही हम लोग सिलेंट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन पाई जाती है उन्हें हम लोग सीलेंट्रेटा फाइलम में रखते हैं। टीनोफोरा, इन्हें आप कॉमनली सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है आपका प्लेटी हेलमिनथीस। फ्लैटी मीन्स हो गया फ्लैट, और हेलमेंथीस मतलब होता है वर्म्स। तो इन्हें कॉमनली हम लोग फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। इनका शरीर जो है वो डोर्सल और वेंट्रल साइड से जो है वो फ्लैट होता है। नेक्स्ट है एस्क हेलमेंथीस। एस्क हेलमेंथीस, तो हेलमेंथीस तो मतलब आपको अभी बताया है ना कि वर्म्स होते हैं। एस्क मतलब हो गया थ्रेड लाइक, राउंड, है ना, गोल गोल, तो इसकी वजह से इन्हें जो है वो राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पेनिलिडा, पेनुलस लाइक, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इनका। इसके बाद आ जाते हैं आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब हो गया ज्वाइंटेड, पोडा मतलब हो गया अपेंडिसेस या लेग। ऐसे एनिमल्स जिनके अपेंडिसेस या लेग जो हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं उनको आप रखते हैं आर्थ्रोपोडा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉइस्ट स्किन वाले मोलस्का, है ना, इनको यहाँ रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको इकाइनो डरमेटा। इकाइनस मतलब स्पाइन, छोटे छोटे स्पाइन जैसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, और डर्मा जो है वो स्किन के लिए टर्म यूज करते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पर छोटे छोटे स्पाइन होते हैं तो उन्हें आप कह देते हैं या उनको रखते हैं किस फाइलम में, इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा के बाद नेक्स्ट है आपका हेमी कॉर्डेटा।
हेमी मतलब हो गया कुछ, यानी कि फ्यू, और कोऑर्डेटा कुछ कोऑर्डेटा के जैसे होते हैं, इन्हें आप कह देते हैं हेमी कोऑर्डेटा। और लास्ट है आपका कोऑर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उन्हें आप कोऑर्डेटा कह देते हैं। अभी आएंगे हम लोग उसका जिक्र करेंगे। अब फर्स्ट हो गया पोरीफेरा, सेकंड हो गया आपका निडेरिया या सिलेंट्रेटा, थर्ड हो गया आपका जो है वो टिनोफोरा, फोर्थ हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिफ्थ हो गया आपका एस्केहेल्मिन्थीस, सिक्स्थ हो गया आपका एनिलिडा, सेवेंथ हो गया आपका आर्थ्रोपोडा, फिर हो गया आपका एट्थ हो गया मोलस्का आपका, नाइन्थ हो गया इकाइनोडर्मेटा, टेंथ हो गया हेमिकॉर्डेटा, और 11th हो गया कॉर्डेटा। पूरी एक टीम है ये क्रिकेट, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे जो है वो 11 फाइलम के नाम, इनको आपको नाम, सबसे पहले तो ये नाम आपको सीरीज से तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब इन एनिमल्स को, जो कि सभी के सभी मल्टी सेलुलर थे, इनको जो है इन फाइलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि ये जो 12 लाख एनिमल्स हैं, इनमें से कुछ इनमें, कुछ इनमें, कुछ इनमें, कुछ इनमें रखे गए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, रखने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, उनको इन फाइलम में मेंशन करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया लिया जाता है वो लिया जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिया जाता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये टर्म क्या है, क्यों बनाया गया इसको? आप ये देख रहे हैं कि सभी के सभी मल्टी सेलुलर है, यानी कि इन सभी की बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल से बनी है, लेकिन उसके बावजूद इनमें जो है वो अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्सिटीज का जो है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये किस तरह से हम लोग समझेंगे? जैसे उसी तरीके से जैसे कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी जो बिल्डिंग है वो बहुत से ब्रिक यानी कि ईंटों के मिलने से बनती है। कोई भी बिल्डिंग जो एक से ज्यादा ब्रिक या ईंटों के मिलने से बनती है, उन्हें हम लोग मल्टी ईट कह सकते हैं या कहेंगे, ठीक है। लेकिन उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? किसी को हम लोग स्कूल, किसी को घर, किसी को कॉम्प्लेक्स, किसी को हॉस्पिटल, किसी को पुलिस स्टेशन, किसी को मंदिर, किसी को मस्जिद, किसी को गुरुद्वारा, है ना, अलग अलग नाम दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? सभी तो एक से ज्यादा ईंट के मिलने से बनी हुई है, ब्रिक्स के मिलने से बनी हुई है। इसलिए दे देते हैं कि एक तो उनका बॉडी फॉर्म, है ना, उनकी डिजाइन अलग है, सेपरेट है, और वहां पर होने वाले वर्क या जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। उसी तरीके से ये सभी के सभी एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो सब में थोड़ा सा वेरी है, अलग है, चेंज है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इंक्लूडिंग, ठीक है। आइए, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट जो बेसिक है इसका वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पहला क्राइटेरिया है इसमें वो ये है कि एनिमल की बॉडी जो है वो मोर देन वन सेल से बनी है, एक से ज्यादा सेल से बनी है, तभी आप इसको मल्टी सेलुलर कह रहे हैं। और इसमें से हर एक सेल अपना अपना फंक्शन करती है, अपना अपना काम करती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कई फैकल्टीज मेंबर हैं, है ना, कोटा क्लासेस में, है ना, एडू सीधा में, तो हम लोग जो है सभी फैकल्टीज का अपना अपना सब्जेक्ट है, अपने अपने टॉपिक्स हैं, अपने अपने चैप्टर्स हैं, वो हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल मेंशन। या इसको एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां पर मान लीजिए 5 लेबर हैं, 5 मजदूर हैं, तो हर एक मजदूर का अपना अपना फंक्शन है। एक वहां पर ब्रिक ला रहा है, ईंट ला रहा है, एक वाटर की सप्लाई कर रहा है, एक सीमेंट लेकर के आ रहा है, ऐसे सबका अपना अपना काम है। तो ऐसे एनिमल्स जिनका शरीर एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है और हर एक सेल अपना काम करती है, अपना एक अलग फंक्शन करती है, इस तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चलो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स, इस तरीके के अरेंजमेंट। और ऐसा पाया जाता है फर्स्ट फाइलम जिसे हम लोग पोरीफेरा के नाम से जानते हैं, या कॉमनली इसी को आप कह रहे थे स्पॉन्जेस। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, पोरीफेरा जो है वो फाइलम का नाम है,
और इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब को हम लोग पोरीफेरेंस कहते हैं। जैसे हम सब जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम इंडिया है और हम सभी क्या हैं, इंडियंस हैं, वैसे ही पोरीफेरेंस कहा जाएगा पोरीफेरा में पाए जाने वाले एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद अब इससे बेटर क्या हुआ, अब क्या होगा, कुछ सेल्स आपस में मिल करके यूनाइट हो करके, कुछ सेल्स आपस में मिल करके यूनाइट हो करके एक फंक्शन करती हैं, एक सिंगल फंक्शन करने लगती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स अ यूनिक या सिंगल फंक्शन या सेम फंक्शन, तो इस तरीके के ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू लेवल। इस तरीके का जिनमें ऑर्गेनाइजेशन होगा उन्हें आप कह देंगे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल से अपग्रेड हुआ टिश्यू लेवल। और इस तरीके का और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है निडेरिया, जो कि सेकंड फाइलम है ना, निडेरिया। और इस फाइलम के एनिमल्स को क्या कहेंगे, निडेरियंस, है ना। और दूसरा है फाइलम टीनोफोरा, जिन्हें कॉमनली हम लोग कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट के नाम से जानते हैं। एनिमल्स को हम लोग टीनोफोर्स कह देते हैं। अब इनसे अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल, और सेल के कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने पढ़ा, सेल के कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने पढ़ा टिश्यू बन गए, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बन गए। तो ये रही आपकी सेल्स, और सेल्स के कॉम्बिनेशन से बन गए टिश्यूज। अब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिल करके, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिल करके जो है वो फॉर्मेशन कर लेंगे ऑर्गन से। ये बना लिया इन्होंने ऑर्गन, और जिनमें इस तरीके की अरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगी, उन्हें आप कह देंगे कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन लेवल का है। सेलुलर लेवल, है ना, कि शरीर एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है और हर एक सेल अपना अपना काम करती है, उसे आपने कह दिया सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पाया जाता है आपके पोरीफेरेंस में, फाइलम का नाम है पोरीफेरा, है ना। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं लूज सेल एग्रीगेट। एग्रीगेशन मतलब एक साथ हैं लेकिन उनका एक दूसरे के किसी फंक्शन की शेयरिंग नहीं है। टिश्यू लेवल का क्या हुआ, इसको समझाने के लिए हमने क्या बोला आपसे, इससे हमने कहा कि इससे कुछ मजदूर हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ सेल्स हैं मिल करके एक शरीर बना रही हैं, वैसे ही कुछ मजदूर हैं मिल करके एक बिल्डिंग बना रहे हैं। हर एक मजदूर का अपना अपना काम। यहाँ क्या हुआ, ग्रुप ऑफ लेबर है, यानी कि 10 मजदूरों का एक ग्रुप है, 10 लेबर का एक ग्रुप है जो मिल करके एक काम कर रहा है। यानी 10 मजदूर मिल करके वाटर सप्लाई कर रहे हैं, 10 मजदूर मिल करके ब्रिक की सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो 10 मजदूर मिल करके सीमेंट ला रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है मजदूरों का जो एक जैसा काम कर रहा है उसे आप कहते हैं टिश्यू। और ऐसे ऐसे कई ग्रुप जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे आप कहते हैं ऑर्गन। और इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथीज में, प्लेटी हेलमिंथीज, जिन्हें हम लोग कॉमनली फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब इनसे बेटर क्या हुआ, तो सेल के मिलने से टिश्यू बने, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बने। अब ऑर्गन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अब जो है वो ऑर्गन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से जो है वो फॉर्मेशन होगा ऑर्गन सिस्टम का। ये हो गए आपके टिश्यूज, ठीक है, और इनमें हो गई आपकी ये सेल्स। से ये सभी में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल के मिलने से टिश्यू बने, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बने, और अब ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है। तो फर्स्ट फाइलम कोरीफेरा में थे आपके सेलुलर लेवल, सेकंड और थर्ड यानी कि निडेरिया और टीनोफोरा में थे आपके टिश्यू लेवल, और नेक्स्ट फोर्थ में आ गया आप प्लेटीहेल्मिन्थीज में था ऑर्गन लेवल। अब रेस्ट आगे जितने भी रह गए, यानी कहां से कहां तक, ये रह गए आपके एस्क हेल्मिन्थीज से लेकर के, एस्क हेल्मिन्थीज से लेकर के जिन्हें हम लोग राउंड वर्म के नाम से जानते थे, यहां से लेकर के कॉर्डेटा तक, यहाँ से लेकर के कॉर्डेटा तक, यानी कि नेक्स्ट जो है वो 7 जो फाइलम है उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, यही अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पर। अगर अब आपसे कोई पूछे इन फाइलम्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया बेटा? सेलुलर लेवल हो गया, है ना। और अरेंजमेंट को क्या कह रहे हैं? सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट। नीडेरिया और तीनों की अगर बात की जाए तो इनमें कैसा हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल का हो गया। अगर प्लेटी हेलमिंथीज की बात करें आपसे कि प्लेटी हेलमिंथीज में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, तो ऑर्गन लेवल हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक जितने भी फाइलम है, एस्के हेलमिंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल को लेकर के कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है सिस्टम को लेकर के, जिसमें पहला है आपके यहाँ उसका जिक्र किया हुआ किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका जिक्र है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर फूड का डाइजेशन जो है, डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्योंकि जो कुछ भी हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी का नहीं है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट का सोर्स है या प्लांट से लिया गया है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी या हमारी बॉडी की मशीनरी या एनिमल की बॉडी की मशीनरी उसको उसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउनिंग करते हैं। और वो केमिकल और फिजिकल दोनों होती है ना। और केमिकल करते हैं हम लोग एंजाइम्स की हेल्प से, और जो फिजिकल होती है उसमें या जो उसमें मैकेनिकल होगी जो, वो टीथ और जीभ की टंग की सहायता से करते हैं, हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। कि मन में आ रहा होगा क्यों तोड़ते हैं, जैसे घरों में भी सुना होगा आपने खाते समय कि मम्मी पापा कहते हैं आराम से खाओ, है ना, खाने को ढंग से चबा के खाओ। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि अगर मान लीजिए आप एक चौक ले लेते हैं, है ना, स्कूल वगैरह में देखा होगा आपने, अब तो खैर हर जगह स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो जो चौक होती है अगर उसको आप ऐसे लेते हैं और उसको वाटर में डिप करते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको निकालते हैं और उसको तोड़ते हैं ऐसे बीच से, तो बीच का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ड्राई रह जाएगा, है ना। यहाँ पर वाटर जो है उसे हम एंजाइम की तरह से ट्रीट कर रहे हैं या मान रहे हैं, और जो चौक है उसको हम जो है वो मान रहे हैं कि वो फूड है पार्टिकल, ठीक है ना। लेकिन उसी चौक को, उसी कैटेगरी की या उसी तरीके की दूसरी चौक को लेकर के अगर आप उसके कुछ पीस कर दे छोटे छोटे, और उसको फिर वाटर में डिप कर दें, आप छोड़ दें वाटर में, पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा या गीला हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि खाने को हम लोगों को अच्छे से चबा करके खाना चाहिए, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनमें जो वाटर है वो एंजाइम्स के साथ अच्छी तरीके से उसमें इंटर कर सके या पहुंच सके, है। तो अगर डाइजेशन यानी कि फूड का जो ब्रेकडाउनिंग हो रही है सिंपलेस्ट पार्ट में, वो अगर फूड जो है वो सेल के अंदर इंटर कर जाए, ये हो गया फूड पार्टिकल, जिसे बाद में हम लोग क्या कहते हैं, इंटर करने के बाद फूड वैक्यूल कह देते हैं, फूड वैक्यूल कह देते हैं। और ये जो है वो सेल है, ये जो है सेल है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें फूड जो है वो सेल के अंदर जाते हैं और वहां पर डाइजेशन होता है, इसे आप कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये किन में होगा? ये जो फर्स्ट फाइलम, कौन उसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोटिस्टा वाले की, जो प्रोटोजोआ थे उनमें जो यूनिसेलुलर थे, जैसे एक ही सेल थी, सारे काम ही वही करेगी, तो डाइजेशन भी वही सेल के अंदर होगा। तो वहां पर जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। अच्छा, इनका अगर लेवल की बात की जाए तो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, तो उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ए सेलुलर लेवल। ये भी एक टर्म में ध्यान रखिएगा। सेलुलर लेवल जो है वो पोरीफेरा में है, और ए सेलुलर लेवल जो है वो होता है प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में, ठीक है ना, जो प्रोटोजोअन्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनमें। यहाँ पर अगर बात करते हैं आप एनिमल किंगडम में, जो फर्स्ट फाइलम है आपका, जिसे आप पोरीफेरा कह रहे हैं या कॉमनली उसको जो है स्पंजस के नाम से जानते हैं, उनमें जो है डाइजेशन जो होता है वो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और वो कौन सी सेल होती है जो हेल्प करती है? वो होती है कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ये अभी हम लोग जब पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे वहां डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं वहां पे पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट है कि अगर डाइजेशन जो है वो सेल से बाहर किसी कैविटी में हो रहा है, जैसे ये स्टमक है, यहाँ पर सेल्स हो गई और ये कैविटी है, तो फूड यहाँ पर है, फूड जो है ये कैविटी में रखा गया, यानी कि सेल से बाहर एक कैविटी में रखा गया है।
और यहाँ पर अगर डाइजेशन हो रहा है तो इसे आप कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो फर्स्ट फाइलम है बेटा कौन सा, स्पंजेस, जिसे कॉमनली स्पंजेस कह रहे हैं, फाइलम का नाम पोरीफेरा है, उनमें इंट्रासेलुलर होता है। और नेक्स्ट जो टू फाइलम है यानी कि निडेरिया, निडेरिया एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा, निडेरिया और टीनोफोरा, मैं फिर से लिख देता हूं इसको इधर, है ना, निडेरिया एंड टीनोफोरा, इन दोनों में जो है वो कुछ पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा होता है और कुछ पार्ट इंट्रा होता है, कुछ पार्ट इंट्रा होता है, यानी कि इन दोनों में जो है कुछ पार्ट इंट्रा है और कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है। किसमें, निडेरिया और टीनोफोरा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान है ना, इनमें था सेलुलर लेवल और इन दोनों में था टिश्यू लेवल। अब आगे जो प्लेटी हेलमिन्थीज आएंगे वहां से ऑर्गन की बात शुरू होती है, और डाइजेशन जिस ऑर्गन में होता है या बॉडी के जिस पार्ट में होता है उसे आप कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनमें क्या हुआ कि अगर सपोज करिए कि ये एनिमल की बॉडी है, तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में एक सिंगल ओपनिंग, ऐसे एनिमल्स जिनके एलिमेंट्री कैनाल में एक सिंगल ओपनिंग हो और वो माउथ की तरह से भी काम करे, वो जो है माउथ की तरह से भी काम करे और एनस की तरह से भी काम करे, सिंगल ओपनिंग दोनों तरीके से काम करे, है ना। और ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ऐसे एनिमल्स जिनके एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ और एनस दोनों तरीके से बिहेव करती है, उनमें आप डाइजेशन कहते हैं कि उनमें इनकम्प्लीट 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 डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ऐसा पाया जाता है आपके फ्लैटवर्म्स यानी कि प्लेटी हेलमिन्थीज के एनिमल्स में, प्लेटी हेलमिन्थीज जो कि फाइलम का नाम, इनमें पाया जाता है, या इन्हीं को आप कॉमनली क्या कह रहे थे, फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स इनमें पाया जाता है। इनका अगर बॉडी प्लान की बात है, बॉडी प्लान का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि इनमें एक जो बैग है ये क्या है, क्लोज है, ये इंड है, और ये एक बैग के जैसा, थैले के जैसा स्ट्रक्चर है। इधर ही से आप बुक रख भी ले रहे हैं, नोटबुक रख भी रहे हैं, और यहीं से जो है बुक को बाहर भी निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे बैग है आपका स्कूल बैग या कोचिंग का बैग। तो इस तरीके के बॉडी प्लान को आप कहते हैं ब्लाइंड सेक, है ना, जैसे कि एक सिरा, ब्लाइंड मतलब हो गया क्लोज या अंधा, और सेक मतलब हो गया बैग लाइक स्ट्रक्चर, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहते हैं, ये भी इन्हीं में पाएगा। अब इनसे बेटर क्या व्यवस्था हुई कि एनिमल के शरीर में अगर सपोज करिए कि ये एक एनिमल की बॉडी है, तो इनके एलिमेंट्री कैनाल में, इनके एलिमेंट्री कैनाल में टू सेपरेट ओपनिंग है, टू सेपरेट ओपनिंग है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल, एनिमल की बॉडी में के एलिमेंट्री कैनाल में टू सेपरेट ओपनिंग है, एक जो है वो बिहेव करेगी एज माउथ और दूसरा जो है वो बिहेव करेगी एज हेड्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके एलिमेंट्री कैनाल में टू सेपरेट ओपनिंग होती हैं, उन्हें आप कह देते हैं कि उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसका जो है वो एसके हेलमिन्थीज, एनिलीडा, कॉर्डेटा, जितने भी आगे के फाइलम है उनमें है, और ज्यादा अच्छा जो है वो इन सब में देखा जाता है, एनिलीडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, कॉर्डेट्स हो गए, इन सब में ये पाया जाता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स हो गए उन्हें कॉर्डेट्स कह देते हैं, एनिलीडा फाइलम के एनिमल्स को एनिलीड्स कह देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें अगर बॉडी प्लान की अगर इनकी बात की जाए तो ये कैसा लग रहा है कि जैसे एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब रखी है, ट्यूब के अंदर एक ट्यूब रखी है, इसे आपने कह दिया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इसे इस तरीके के प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इनके लिए टर्म यूज करते हैं।
ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब इनमें क्वेश्चन और आता है जो पहले यूज होता था, अब तो खैर नहीं आता, एम्स AIPMT वगैरह होता था तब आता था। क्या कि जब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, रेयर है कि आपसे पूछेगा, लेकिन ये एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये जो पार्ट है इसका, ठीक है ना, माउथ और एनस, जब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये दोनों एक साथ नहीं बनते। कुछ एनिमल्स में माउथ पहले बन जाता है, एनस बाद में बनता है शुरू के, जबकि बाद के जो अपग्रेड एनिमल्स हैं उनमें जो है वो एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है। तो जिनमें माउथ पहले बन जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं, उन्हें हम लोग कह देते हैं प्रोटोस्टोमेट्स या प्रोटोस्टोमेटा। प्रोटो शब्द का मतलब हो गया प्रिमिटिव या बेसिक या फर्स्ट, और स्टोमेटा टर्म यूज करते हैं माउथ के लिए, है ना। स्टोमेटा प्लांट में भी यूज करते हैं, लीफ में होता है, पोर्स पाए जाते हैं, तो ऐसे स्टोमेटा। प्रोटोस्टोमेट्स, प्रोटोस्टोमेट्स वो कहलाएंगे जिनमें माउथ पहले बनेगा और एनस बाद में बनेगा। सबकी अगर इसका रिवर्स हो जाए, है ना, यानी कि माउथ बाद में बने, माउथ बाद में बने, तो उसे आप कह देते हैं ड्यूटिरो एस्टोमेट्स, ड्यूटिरो एस्टोमेट्स, ड्यूटिरो लेटर बाद में, ठीक है ना, ये बाद में बनते हैं। ये टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं पर आएगा तो आगे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, ये इनके डाइजेशन की बात हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है ना। यानी क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका पहला क्राइटेरिया है कि सेल के अंदर फूड जाएगा और वहां पर डाइजेशन होगा। सेल जब किसी फूड को अंदर इनटेक कर लेती है, इंगल्फ करती है, तो इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन, सेल खा रही है, निगल रही है, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो और साइटोसिस सेल के लिए टर्म यूज किया आपने। अगर सेल कोई लिक्विड कंटेंट्स को इनटेक कर रही है तो इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग, इसका मतलब हुआ सेल ड्रिंकिंग और इसका मतलब हुआ सेल ईटिंग, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है बेटा वो पाया गया किसमें, स्पॉन्जेस में पाया गया। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो पाया गया स्पॉन्जेस, यानी कि फर्स्ट फाइलम जिसे हम लोग कह रहे थे कोरीफेरा। इसके बाद जो निडेरिया, निडेरिया और टीनोफोरा जो दो फाइलम है नेक्स्ट, इनमें फूड का डाइजेशन एक्स्ट्रा भी होता है और इंट्रा भी होता है, यानी कुछ सेल से बाहर भी होता है और कुछ सेल के अंदर भी होता है। ये जब हम लोग पर्टिकुलर फाइलम पढ़ेंगे वहां पर और एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको किस सेल में होता है और कैसे होता है बाहर और कैसे अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं आप प्लेटी हेलमेंथीज पर। तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल में एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों तरीके से बिहेव करती है, इसलिए इन्हें इनमें कहा गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। जबकि ऐसे एनिमल्स जिनमें एलिमेंट्री कैनाल में टू सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, एक जो है वो माउथ की तरह से बिहेव करती है और एक एनस की तरह से बिहेव करती है, उन्हें हम लोग कहते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बॉडी प्लान की बात की जाए तो जो स्पंजेस थे यानी कि जो पोरीफेरंस थे उनमें लूज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान था। जो प्लेटी हेलमेंथीज हैं उनमें जो है वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। जबकि जो बाकी आगे के फाइलम रह गए इसके हेलमेंथीज टू कॉर्डेटा, उनमें है बेटा क्या, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये फर्स्ट क्राइटेरिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट अभी भी रह गया है, और वो क्या है, वो है सर्कुलेशन का। उसके बाद ये पहला जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन की अगर आप बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, सर्कुलेशन यानी कि ब्लड। तो ब्लड जो है ये बॉडी में दो तरीके से सरवाइव करता है या फ्लो करता है, ऐसा कह लीजिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं गंगा जी में पानी बह रहा है या बरसात का पानी जो है वो बहता रहता है ऐसे खुला, है ना। एक वाटर की सप्लाई आपके घर में भी आती है जो पाइपलाइंस के थ्रू आती है। तो वैसे ही बॉडी के अंदर जब ब्लड
पाइप के अंदर फ्लो करे, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करे, जिन्हें आप आर्टरी, वेन, कैपिलरीज कहते हैं, उनमें फ्लो करे, तो उसे आप कह देंगे कि वो क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन है। कैसा है बेटा? क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन है। और ये फर्स्टली जो है ऑब्जर्व किया गया या देखा गया एनीलिड्स में। फाइलम का नाम है एनीलिडा, इनमें देखा गया सबसे पहले। हर फाइलम में कुछ ना कुछ जो है वो डेवलप हुआ है, कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है, ठीक है ना, एक नया फिजियोलॉजिकल फंक्शन डेवलप हुआ है। इसी में जो है जिनमें ऐसा नहीं होगा, यानी कि जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट या पुअरली डेवलप होंगी, उन्हें आप कह देते हैं ओपन। ओपन टाइप का सर्कुलेशन, ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, जिसमें आपके यहाँ एग्जांपल जो दे रखा है आर्थ्रोपोडा। और भी फाइलम्स में होता है, जब आएंगे डिटेल में तो हम लोग बात करेंगे किस किस में और कैसे कैसे एनिमल्स में होता है। मेनली एग्जांपल ये दिया है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अच्छा, अब जो है इनमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिनमें ओपन सर्कुलेशन होता है या ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, उनमें उनके सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथेड इन बॉडी फ्लूइड। मतलब क्या हुआ? जैसे बरसात का पानी या गंगा जी का पानी जो बह रहा है, तो उसमें पत्थर और मिट्टी जो है वो नहाते रहते हैं, उसमें मिक्स रहते हैं। जबकि जो हम लोगों के घरों में जो पाइप के अंदर से वाटर की सप्लाई हो रही है, उसमें मिट्टी और पत्थर मिक्स नहीं होते। ठीक है? ओपन वाले में एक स्टेटमेंट आता है कि ये जो है वो इनमें जिनमें ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है, उनकी सेल्स या टिश्यूज जो हैं वो डायरेक्टली बाथड इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड कहने मतलब ब्लड होगी। ठीक है? ये फर्स्ट हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई। कौन सा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग सेकंड क्राइटेरिया पे। वो दे रखा है सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है भाई? एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, कैन बी कह रहा हूं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर एनिमल के शरीर को दो बराबर टुकड़ों में बांटा जा सकता है, तो उसे आप कहेंगे कि उसमें सिमेट्री है। सिमेट्री है यानी कि सिमेट्रिकल है। ठीक है ना? क्या है? सिमेट्रिकल है। ये भी तो हो सकता है, एनिमल बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि एनिमल के शरीर को दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। तो अगर एनिमल के शरीर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता थ्रू एनी प्लेन, किसी भी जगह से, तो उसे आप कह देते हैं कि उसमें सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री से पहले आपने लगा दिया ए, तो ये क्या होगा? एसिमेट्रिकल। क्या होगा बेटा? एसिमेट्रिकल। उसी तरीके से जैसे जिस दिन आप कोचिंग या स्कूल नहीं जाते होंगे या कहीं पर आप नहीं हैं प्रेजेंट, तो वहां पर आपके उनके साथ क्या लगता है? ए, यानी एब्सेंट लग जाता है। तो इसके साथ ये लग गया यानी कि ये एब्सेंट, खत्म कहानी। ऐसा जो है वो पाया जाता है आपके मोस्टली, सभी नहीं, मोस्टली ध्यान रखिएगा, मेनली स्पॉन्जेस। यानी कि जो फर्स्ट फाइलम है बेटा, जो पहला फाइलम है, उसके ज्यादातर एनिमल्स जो हैं उनमें वो एसिमेट्रिकल हैं, उनकी बॉडी को दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है? अब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि इनके शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। कैसे काटा जा रहा है, सेक्शन कटिंग कैसे की जा रही है, इसकी बेसिस पर सिमेट्री जो होती है वो टू टाइप्स की होगी, जिसका जिक्र अपने यहाँ है। ठीक है? अब इनमें जो है पहला ये है, जो इन दोनों में जो प्रिमिटिव है पहले है, इन दोनों में जो पहले है, उनमें क्या हुआ कि अगर एनिमल की बॉडी को एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू, जिसे आप कह देंगे सेंट्रल एक्सिस के थ्रू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, ये इक्वल पार्ट्स, तो इस तरीके की सिमेट्री को कहते हैं आप कि एनिमल में रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, और सच टाइप ऑफ एनिमल आर नोन एज रेडियली सिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। रेडियल सिमेट्री
या रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये हो जाएगा आपका रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और ऐसा पाया जाता है आपके निडेरिया, निडेरिया जिसे आप टीनोफोरा भी कह रहे थे, इसके अलावा सॉरी निडेरिया और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इसके अलावा एडल्ट, ये याद रखना होगा भाई, एडल्ट जो है, एडल्ट इकाइनोडम्स, काइनो काइनोडम्स और फाइलम का नाम क्या था, डर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं इकाइनोडम्स। ठीक है ना, एडल्ट में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री किसे कह रहे हैं, एनिमल की बॉडी को थ्रू सेंट्रल एक्सिस, एक सेंट्रल एक्सिस से एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में, हाफ में डिवाइड किया जा सके, इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, उसे आप कह देंगे कि उनमें रेडियल सिमेट्री है। और ये पाया जाता है आपके निडेरिया, या जिसे आप सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, दूसरा थर्ड फाइलम है, पहला तो पोरीफेरा था, थर्ड फाइलम है आपको टीनोफोरा, और उसके बाद का फाइलम आप बाद में आता है ना नाइन्थ प्लेस पर, कि इकाइनोडर्मिटा, लेकिन उसके में भी एडल्ट में, लार्वा में अलग होती है। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए हमने बताया कि जैसे आपने जाता देखा होगा, अम्ब्रेला देखा होगा, इसमें जो है, इनमें कुछ यहाँ पर वायर्स होते हैं, है ना, यहाँ पर, और ये सभी के सभी एक ही पॉइंट्स पर बंधे होते हैं। कभी देखिएगा जाते में, कभी देखिएगा, ये सभी एक ही पॉइंट्स पर बंधे होते हैं ऐसे, और ये जहां पर ये बंधे होते हैं, ये इक्वल पार्ट्स को डिवाइड, ये इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, ये इक्वल पार्ट्स होते हैं। समझने के लिए कि इसको एज अ एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अगर एनिमल के शरीर को ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक जगह से, ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक जगह से, ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक जगह से इक्वल पार्ट्स में, ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक जगह से जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, राइट और लेफ्ट। तो ये साइड्स क्या कहलाती हैं, राइट और लेफ्ट, लेटरल साइड। क्या है, लेटरल साइड। तो दो लेटरल साइड में से करिए आपने बाई लेटरल सिमेट्री, बाई लेटरल सिमेट्री। और ऐसे एनिमल्स जिनमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उन्हें कहते हैं कि वो बाईलेटरली सिमेट्रिकल हैं। ठीक है ना, और ज्यादातर एनिमल्स में यही पाया जाता है, मैक्सिमम जो ये लिखे इनको छोड़ करके, यानी कि आपके जो हो गए वो प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेटी हेलमेंथीस, जिन्हें आप जो है फ्लैटवर्म्स के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से लेकर के और डेटा तक। हाँ, इनमें बीच में ध्यान रखना होगा कि जो लार्वा है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स में भी, इकाइनोडर्म्स फाइलम का नाम इकाइनोडर्म था। अब यहाँ पे एक लार्वा शब्द नया आ गया आपके लिए, ये क्या होते हैं पहले ये बता दें, फिर उसके बाद आते हैं। तो लार्वा की अगर आप बात करते हैं, सपोज करिए कि ये एक एनिमल है, सपोज करिए ये एक एनिमल है, और इसने जो है वो ये एग प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और इस एग से जिस बच्चे की बर्थ हो रही है, वो बच्चा देखने में अपने पेरेंट्स के जैसा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे जो एग गया या इससे जो बर्थ हो रही है बच्चे की, वो देखने में कैसा है, अपने पेरेंट्स के जैसा है, ये देखने में अपने पेरेंट्स के जैसा है। तो इस डेवलपमेंट को आप कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं इसको, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन अंडों से जो बच्चे जन्म लें, वो बच्चे देखने में अपने बड़ों के जैसे ना हो, डिफरेंट बॉडी फॉर्म में हो, अलग हो देखने में, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो। तो जो अलग देखने वाला होगा उनसे, उसी को आप कहते हैं लार्वा, इसको लार्वा कहते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट से डिफरेंट हो देखने में, उसे क्या कहते हैं, लार्वा। कुछ समय ये ऐसे ही रहेंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, समय बीतेगा, धीरे धीरे ये फिर चेंज हो जाएंगे इस फॉर्म, जो देखने में उनके बड़ों के जैसा हो।
बनना उनको वैसे ही है, अपने बड़ों के जैसा ही बनना है, लेकिन सीधे नहीं, डायरेक्ट नहीं, वाया दिस, यानी कि वाया लार्वल स्टेज, यानी इसे अब आप कह देते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसे आप कह रहे हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जिन एनिमल्स में ऐसा होता है ना, कि ये लार्वल स्टेज में कहते हैं आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे आपने फ्रॉग सबने देखा है, वो आगे एग्जांपल में भी आएगा इसी चैप्टर में, कि फ्रॉग जो होता है उसमें जो एग होता है, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल है, वो भी बात करेंगे हम लोग आगे, कि जो उनके एग से जो बच्चे निकलते हैं, जन्म लेते हैं, वो देखने में फिश लाइक होते हैं, मछली के जैसे होते हैं, वो देखने में मेढक के जैसे नहीं होते, फ्रॉग के जैसे नहीं होते। तो जो अनदर बॉडी फॉर्म है जो मछली के जैसे हैं, उसे आप कहते हैं लार्वा, और मेढक के लार्वा को, फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल नाम दिया जाता है। कुछ समय वो वैसे ही रहते हैं, धीरे धीरे उनमें चेंज आते हैं, और वो एक टैडपोल लाइक या फिश लाइक स्ट्रक्चर से जो है वो चेंज हो जाते हैं एक जोटे से मेढक के बच्चे के रूप में, है ना। तो उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसी में चूंकि अब रिप्रोडक्शन की बात चली तो सक्सेस की बात यहाँ बता देते हैं, आपको आगे यूज होगा, कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके एक ही बॉडी में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, एक ही बॉडी में टेस्टिस भी रखी हैं, उसी में ओवरीज भी रखी हुई हैं, ऐसे एनिमल्स के लिए थ्री टर्म यूज करते हैं, HMB, HMB, HMT नहीं, HMB, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। जबकि दूसरा इसकी जगह पे क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कि एक बॉडी में सिर्फ एक सेक्स है, एक बॉडी में सिर्फ एक सेक्स है। तो जिनमें ऐसा हो कि डिफरेंट बॉडी हो, एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स हो, उसे DU के नाम से याद रखिएगा, DU से याद रखिएगा, डायोसियस और यूनिसेक्स। जैसे हम लोग क्या है, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल है। अर्थवम क्या है, वो एग्जांपल दे रहे हैं जिसको आप जानते हैं, नाम सुना है आप। तो अर्थवम जो होता है वो ऐसा होता है, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल। चलिए, ये लार्वा की बात थी, इस पर आ गए थे हम लोग, ये बता दिया आपको, ये लार्वा आया था ये बता दिया। तो सिमेट्री जो है वो दो तरीके की हो गई मेनली, अगर होंगी तो, नहीं होंगी तो क्या कह रहे हैं, एसिमेट्रिकल, नहीं होगी तो उसे आपने कह दिया एसिमेट्रिकल, यानी एनिमल बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसे आपने कह दिया कि वो एसिमेट्री हैं, और ज्यादातर स्पंज यानी कि पोरीफेरेंस ऐसे ही होते, सभी नहीं, कुछ में रेडियल होती है लेकिन इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। और अगर सिमेट्री है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अब कैसे डिवाइड कर रहे हैं इसकी बेसिस पर, अगर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसमें हमने जाते का भी एग्जांपल दिया आपको, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो है मोर देन वन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसे आप कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और ये पाया जाता है आपके निडेरिया, टीनोफोरा, है ना, एंड एडल्ट इकाइनोडर्म्स में, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में। जबकि एनिमल बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू, है ना, टू इक्वल पार्ट्स ओनली फ्रॉम वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन से, सिर्फ एक जगह से दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सके, राइट लेफ्ट, तो उसे आप कह देते हैं बाइलेटरल। ज्यादातर एनिमल्स में यही है, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये सेकंड जो है क्राइटेरिया सिमेट्री वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो और ट्रिप्लो। तो होता क्या है, इनको अगर एक हेडिंग के इंक्लूडिंग लिखें, अगर आप मेंशन करें आप, तो इसे आप कह सकते हैं जर्म लेयर, जर्म लेयर, जर्म लेयर है, ठीक है ना। तो अगर आप जर्म लेयर की बात करते हैं तो क्या होती है भाई, ये सपोज करिए कि ये एग है या ओवम है, और जब ये एक मेल गैमीट यानी कि स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल बनेगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल बनेगी।
इस सेल को क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं जाइगोट। इसी एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसी एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये एक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, स्टेप वाइज डेवलपमेंट है। क्या होगा? सबसे पहले इस एक सेल में जिसे आप जाइगोट कह रहे हैं, इनमें सेल डिवीजन हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, जिसके रिजल्टेंट में यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, जिन्हें क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। देन अरेंजमेंट होगा इनका। अब ये जो सेल्स होती हैं, ये या तो 2 लेयर्स में अरेंज हो सकती हैं। एक बाहर की लेयर जिसे आप कह देंगे एक्टो, एक्टो मतलब होता है आउटर, डर्म मतलब हो गया लेयर, तो आउटर लेयर, यानी कि ये जो सेल्स हैं ये 2 लेयर्स में अरेंज हो सकती हैं। एक आउटर जिसे आप कह रहे हैं एक्टोडर्म, और एक ही है आपकी इंडो डर्म। इंडो मीन्स हो गया इनर, डर्म मतलब हो गया लेयर, इनर लेयर। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, इसे आप कह देते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी इन 2 लेयर से डिराइव, जिनकी पूरी बॉडी जो है वो इन्हीं 2 लेयर से डिराइव्ड हो, इन्हीं 2 लेयर से बनी हो, बॉडी का कुछ हिस्सा एक्टोडर्म से, कुछ हिस्सा एंडोडर्म से, या कुछ हिस्सा दोनों के मिलने से बना हो, उन एनिमल्स को आप कह देंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, उन एनिमल्स को आप कह देंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें एग्जाम्पल अपने यहां मेंशन किए हुए हैं इसके, निडेरिया और टीनोफोरा। इसमें पोरीफेरा के लिए जिक्र नहीं किया हुआ है, पोरीफेरा में फॉल्स डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, है ना? फॉल्स डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रू नहीं होता। फॉल्स और ट्रू में आप बेसिकली ये समझ लीजिए, एक समझाने के लिए बता रहे, जैसे आपने टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है, उसी टी शर्ट को आपने उल्टा पहन रखा है, पहन तो रखी है लेकिन कैसा है? रिवर्स है, उल्टा है, गलत है, सही तरीका नहीं है, तो उसको आपने कह दिया क्या? फॉल्स डिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें सही तरीके से है उसे कह दिया आपने ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना? और फिर अगर नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आना वही है जो एनसीईआरटी में लिखा है। अब जो है, इसके अलावा कुछ एनिमल्स में क्या हो सकता है कि पहले तो 2 ही लेयर बने, यानी कि एक्टोडर्म बने, और अंदर वाली जो लेयर बनी इसे आपने कह दिया इंडोडर्म। आउटर लेयर और इनर लेयर, ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। फिर इनमें से कुछ सेल्स एक्टो की और कुछ इंडो की सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के इनके बीच में एक लेयर और बना दें, इनके बीच में एक लेयर और बना दें, और इस बीच वाली लेयर को आप कह देंगे मीजोडर्म। मीजोडर्म। अब एनिमल का शरीर इन 3 लेयर से डेवलप हो रहा है। ऐसे एनिमल्स जिनका शरीर इन 3 लेयर से डेवलप करे, 3 लेयर से डेवलप करे, उन्हें अब डिप्लो नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनके बाद के जितने भी फाइलम हैं, इनके बाद के जितने भी फाइलम हैं, यानी कहां से? प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक, इन सभी में जो है वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनको हम लोग फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते थे, प्लेटीहेल्मिन्थीस को और कॉर्डेटा। इसको आप समराइज भी कर सकते हैं कि जर्म लेयर की बेसिस पर, या डिप्लो, जर्म लेयर तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, डिप्लो और ट्रिप्लो दिया है, डिप्लो और ट्रिप्लो की बेसिस पर जो 11 फाइलम है उनमें सिर्फ 2 पॉइंट्स आते हैं। निडेरिया और टीनोफोरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है बेटा? फिनिश। चलिए नेक्स्ट। अब जो इसके बाद का क्राइटेरिया है, पहला हम लोगों ने क्या देखा? पहला हम लोगों ने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या पढ़ा आपने? सिमेट्री पढ़ी। तीसरा क्या पढ़ा आपने? जर्म लेयर डिप्लो, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक हेडिंग थी वो। अब फोर्थ आप पढ़ने चल रहे हैं क्या? बॉडी कैविटी।
बॉडी कैविटी या सीलोम। अगर आपसे ये चार ऑप्शन के साथ पूछ दे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, तो बॉडी कैविटी या सीलोम जो है ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी या इन्हीं को आप कह सकते हैं बॉडी कैविटी, या इसी को आप कहते हैं सीलो। सीलो, तो सबसे पहली बात कि ये बॉडी कैविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनेशन क्या होगी इसकी। तो सपोज करिए कि ये एक एनिमल की बॉडी है और इसमें दो ओपनिंग है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में टू ओपनिंग, एक जो है वो है माउथ और दूसरा है यहाँ पर एनस, माउथ और एनस। ठीक है, अब ये जो वॉल है इसकी, ये एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है इसे कहते हैं आप गट वॉल। क्या कहते हैं? गट वॉल। और ये जो वॉल है इसकी, इसे आप कहते हैं बॉडी वॉल। ये हो गई बॉडी, गट वॉल और बॉडी वॉल। इन दोनों के बीच में बेटा ये स्पेस है। क्या डेफिनेशन हुई स्पेस की? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, जो ये स्पेस है इसी स्पेस को आप कहते हैं बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, या इसी को आप कहते हैं सीलो। बॉडी कैविटी या इसी को आप कहते हैं सीलो। अब बात आती है ये बनते कैसे। तो इनके नाम आप देख रहे हैं बेटा, यहां पर भी वॉल है और यहां पर भी वॉल है, दोनों पे वॉल। और ये जो दोनों वॉल हैं ये एक ही लेयर से बनती हैं, एक ही लेयर से। यानी एक लेयर, थ्री लेयर अभी पढ़ी आपने ना, या टू लेयर पढ़ी, तो ये इनमें से किसी एक लेयर से बनती है। जब वो एक लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, उनमें से एक बना लेगी बॉडी वॉल और एक बना लेगी गट वॉल, एक बना लेगी बॉडी वॉल और एक बना लेगी गट वॉल। ठीक है ना? जैसे, और वो लेयर कौन सी है? मीजोडर्म। जैसे ये मान लीजिए कि मीजोडर्म, ये क्या है? मीजोडर्म, मीजोडर्म है। अब ये मीजोडर्म जो है वो डिवाइड हो गई, एक लेयर इधर और एक ये लेयर, दो लेयर में ये जो है वो डिवाइड हो गई, ऐसे बट गई, बट गई। तो एक से बन गया बॉडी वॉल, एक जो है बना लिया बॉडी वॉल और दूसरे ने बना लिया गट वॉल। इनके बीच में जो ये स्पेस बन रहा है, इनके बीच में जो ये स्पेस बन रहा है, इसी को आप कह देंगे बॉडी कैविटी या सीलोम। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि ये उन्हीं में पाई जाएंगी जिनको ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। किसी की डिप्लोब्लास्टिक में तो ये लेयर ही नहीं होती, डिप्लोब्लास्टिक में तो ये लेयर ही नहीं होती। ठीक है, तो वहां पर जो कैविटी है वो सेंट्रल बॉडी कैविटी कही जाती है। जैसे स्पंज की जो सेंट्रल कैविटी है उसे आप स्पंजोसील कहते हैं। सील का मतलब होता है कैविटी, उसका एक और नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जबकि यही अगर आप मिडेरियंस में चलेंगे तो वहां पर टर्म अभी बताया था आपको सीलेंट टिरोन, या इसका नाम एनसीईआरटी में दे रखा है गैस्ट्रो वैस्कुलर, गैस्ट्रो वैस्कुलर, गैस्ट्रो, ये दोनों सेंट्रल कैविटी। ठीक है, इसके बाद मीजोडर्म पाई कहां गई? सबसे पहले मीजोडर्म पाई गई प्लेटी हेलमिंथीज में, क्योंकि फर्स्ट जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो कौन है? प्लेटी हेलमिंथीज हैं। तो ये प्लेटी हेलमिंथीज में है लेकिन डिवाइड नहीं हुई। यानी कि ये अगर सपोज करिए कि एक्टोडर्म है और ये जो है वो इंडोडर्म है, तो इनके बीच में एक लेयर आपने बना दी, ये
ये है मीजोडर्म। तो इनमें मीजोडर्म पाई तो गई, मीजोडर्म थी, लेकिन ये डिवाइड नहीं हुई। डिवाइड नहीं होगी तो इसमें कैविटी नहीं होगी, और अगर कैविटी नहीं होगी तो उसे आप कहेंगे क्या, ए सिलो। कैविटी नहीं है, ए सिलो में जुड़ा हुआ है बेटा, इसके साथ अलग अलग नहीं है, ए सिलो, कैविटी एब्सेंट। और सच टाइप ऑफ एनिमल इज नोन एज ए सिलोमेट, ए सिलोमेट। और ये कौन थे बेटा, ये थे आपके प्लेटी हेलमिनथीस, जिन्हें आप कॉमनली फ्लैटवर्म्स के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी में ये जो हेडिंग है फोर्थ वाली, बॉडी कैविटी या सिलोम, इनमें शुरुआत किया है सिलोम से, फिर दिया हुआ है स्यूडोसिलोम, फिर दिया है एसिलोम। लेकिन हम लोग जो फाइलम, जैसे हम लोग जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सब एक शुरुआत से चल रहा है, उसी हिसाब से मैं बताते हुए चल रहा हूँ, तो फिर रिवर्स में कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। कभी पढ़िएगा तो ऐसे ही पढ़िएगा, किसी प्लेटी एल्बंथिस पहले आता है, कैविटी नहीं होती, और ऐसे उसमें लिखा क्या है कि कैविटी है, वो शुरू करेगा लोअर पार्ट से, कॉर्डेट से, इन सबसे शुरू करेगा, है ना, और फिर रिवर्स आएगा। तो एक ही तरीके के स्टडी को आप कंटिन्यू करिए, मैनर को, कि हम इधर से इधर चल रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स में हम इधर से इधर चल रहे हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट, है ना, सिंपलेस्ट टू अपग्रेड। तो जैसे अभी आपने सिमेट्री पढ़ी थी, सिमेट्री में क्या था, सिमेट्री में पहले एसिमेट्रिकल, फिर रेडियल, और फिर बाइलेटरल। यानी कि सबसे एडवांस जो हुई वो बाइलेटरल हुई, जो हम लोगों में भी पाई जाती है। और लोवेस्ट चली गई आपके फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल में, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल कौन, स्पंजेस। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो फाइलम है आपका, यानी कि जिसे आप कह रहे हैं एस्के हेलमिन्थीस, राउंड वर्म्स, उनमें ये मीजोडर्म डिवाइड तो हुई, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुई है, कहीं पर बटी है, कहीं पर नहीं बटी है। तो कहीं बटी और कहीं नहीं बटी, तो इसमें कह दिया गया ना तो ये पूरी तरह से बटी है और ना ही पूरी तरह से नहीं बटी है। इसे इसे आप कह देते हैं स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स को, और कैविटी को कहेंगे स्यूडोसिलोम। स्यूडो शब्द बेटा कहीं भी लिखा हो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, गलत, सत्य, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। और ये किसमें पाया गया बेटा, ये पाया गया एस्क हेलमिनथीज में, एस्के हेलमिनथीज, जिन्हें आप राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक। अब लास्ट, लास्ट में क्या होगा कि इनमें जो है वो एक्टोडर्म हो गई, ये इनमें जो है ये एक्टोडर्म हो गई, ये इंडोडर्म हो गई, और मीजोडर्म जो है वो कंप्लीटली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये कंप्लीटली डिवाइड, मीजोडर्म ये पूरा डिवाइड हो गई, ये डिवाइड मीजोडर्म, मीजो। तो जिनमें ऐसा पाया जाएगा उसे आप कह देंगे कि वो सीलोम है उनके अंदर, और सच टाइप ऑफ एनिमल आर नोन एज सीलोमेट। और ये हो गए आपके, ये हो गए बेटा आपके एनीलिडा, एनीलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक। इन्हीं में आर्थ्रोपोडा में एक नया शब्द यूज कर दिया जाता है कि आर्थ्रोपोडा में जो ये सिलोम होता है ना, इसी बॉडी कैविटी में, इसी सिलोम में उनका बॉडी फ्लूइड भरा होता है, यानी कि हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है। लिम्फ क्यों कहते हैं, कलरलेस ब्लड होता है उनमें, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन में कहने मतलब कि आयरन नहीं होता उसमें, उसकी जगह पे कॉपर पाया जाता है, और कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर के लिए जाना जाता है ना। तो ब्लू कलर को आप कलरलेस भी कहते हैं। अब ये कैसे जस्टिफाई किया जाए आपके सामने, जैसे बचपन में हम सभी लोगों ने जो है वो सीनरी बनाई हुई है, पहाड़ बनाए हुए हैं, समुद्र, वो सूरज बनाए थे, और वहां से नदियां निकाली थी। तो जब वो नदियों को हम लोगों को कलर देना होता था, तो पानी का रंग, पानी का रंग कैसा, नहीं गाना नहीं गा रहा मैं, पानी जो है उसको हम लोग जो कलर करते थे वो करते थे किससे, ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर। तो वैसे ही कलरलेस कह लीजिए या ब्लू कलर कह लीजिए, उनका ब्लड होता है, किसका, आर्थ्रोपोड्स का, जिनमें ओपन सर्कुलेशन होता है। तो वो इन्हीं कैविटीज में पाया जाता है। तो कैविटी फिल्ड विथ हीमोलिम्फ, बॉडी कैविटी फिल्ड विथ हीमोलिम्फ, इसलिए उसे आप कह देते हैं हीमोसील भी कहते हैं, हीमोसील। हीम मतलब हो गया ब्लड,
हीमोसील या हीमोसीलोम, हीमोसील या हीमोसीलोम, ये है आपके आर्थ्रोपोडा में। जबकि और भी टर्म है, साइजोसीलोम टर्म यूज किया जाता है एनीलिड्स में, साइजो का मतलब होता है ट्रू। इंटेरोसीलोम्स जो टर्म यूज करते हैं वो इकाइनोडर्म्स में कहते हैं, लेकिन ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप नाम सुन रहे हैं, ध्यान रखिए अगर ध्यान रख सकते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है इसमें क्राइटेरिया जो है, दो छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए, वो है सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन इसकी बेसिस पर एनिमल दो ही तरीके के, या तो सिगमेंटेड होगा और या अनसिगमेंटेड होगा। सिगमेंटेड होगा तो मेटामेरिक सिगमेंटेशन होगा, और या नॉन मेटामेरिक सिगमेंटेशन। यानी सिगमेंट होंगे या नहीं होंगे, सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो सिगमेंट होंगे या नहीं होंगे। इसको कैसे समझें आप, जैसे आपने अपने यहाँ जो वॉश मशीन होता है वहां देखा होगा, या जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें एक व्हाइट कलर का नॉर्मली जो है एक पाइप होता है ना। और वो जो उसमें उसमें एसी में भी लगा हुआ होता है ना व्हाइट कलर का, उसमें जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो बाहर से लगता है कि वो अलग अलग टुकड़े हैं, लेकिन अंदर से वो कैविटी पूरी एक होती है। अगर ये बात भी नहीं समझ में आई आपको, दूसरा ले लीजिए एग्जांपल, आपने बोतल, बिस्लेरी की बोतल देखी है आपने, ऐसे होती है, ठीक है ना। तो ये बाहर से और अंदर से सिगमेंट्स तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन इंटरनली जो है वो क्या है, वो कॉमन है, इंटरनली वो कॉमन है। यानी कि अगर यहाँ पर एक कोई ऑर्गन रखे आप तो यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं, ये इसकी डिफिनेशन। इसे कहते हैं आप मेटामेरिक सिगमेंटेशन। और सच टाइप ऑफ सिगमेंटेशन जो है वो पाया जाता है एनिलीड्स में, और उसमें भी जो एग्जांपल आपके यहाँ दे रखा है ना, एनिलीड्स यानी कि एनिलिडा फाइलम में, और मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इसका है आपका अर्थवर्म, कॉकरोच, इन सब में भी पाया जाता है। अनसिगमेंटेड, इनमें क्या हुआ कि बॉडी जो है वो बिल्कुल इस तरीके से डिवाइड है, बिल्कुल साफ, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग पार्ट्स, नॉन मेटामेरिक सिगमेंटेशन। ये समझने के लिए आप जैसे जो स्टील वाला जो लंच बॉक्स होता है आपने देखा होगा, बॉक्स होता है, कैप होता है, फिर बॉक्स होता है, मतलब ना डब्बा, उसके ऊपर उसका ढक्कन अलग होता है, सेपरेट होता है। एक में आप सब्जी रख सकते हैं, सब्जी जानते हैं ना बेटा, मोमोज, चलो मोमोज रख लेते हैं। एक में जो है उसमें आपने चाउमीन रख लिया, चाउमीन, ये सब अलग अलग रख सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये सब मिक्स हो जाएगा। ऐसा पाया, इसे कहते हैं नॉन मेटामेरिक सिगमेंटेशन, नॉन मेटामेरिक सिगमेंटेशन। और ये पाया जाता है आपके फ्लैट बॉम्ब्स में, फ्लैट। एक लास्ट लास्ट पॉइंट पे आइए बेटा, कह रहा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो सपोज करिए कि ये एक, अगर एक एनिमल है, ये एक एनिमल है, और इस एनिमल का ये जो है इसका एलिमेंट्री कैनल, ये जो है इसका माउथ हो गया एनिमल का, ये हो गया माउथ, और ये जो ओपनिंग है पोस्टीरियर मोस्ट, इसे आप कह दे रहे हैं एनिस। और ये जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्या, नोटोकॉर्ड। तो एनिमल की बॉडी में जो है रॉड लाइक अगर स्ट्रक्चर ये पाया जाता है, यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तो उन एनिमल्स को आप मेंशन करते हैं या रखते हैं फाइलम चौडेटा, चौडेटा। और जिसमें ये नहीं पाई जाती उन्हें आप रख देते हैं किसमें, नॉन कोऑर्डेटा में, वो कोऑर्डेटा नहीं है। और नॉन कोऑर्डेटा जो है वो आपके पोरीफेरा से लेकर के, और वो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोऑर्डेटा तक है, इकाइनो से लेकर के हेमी। हेमी का मतलब हो गया कुछ, है ना, जो दोनों के बीच में आ जाएगा, वो ना तो कंप्लीटली कोऑर्डिनेट्स है और ना कंप्लीटली नॉन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। तो हेमी मतलब कुछ कोऑर्डिनेट्स के जैसे होंगे, ये इनमें आ गए। इनके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, ये जब हम लोग कोऑर्डिनेटा स्टार्ट करेंगे वहां पर बात करेंगे। तो बेटा हम लोगों ने जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आज देखा कि जो एनिमल किंगडम है
उनको कैसे जो है वो 11 फाइलम में बेसिक जो मेन क्राइटेरिया थे वो क्या-क्या थे 11 फाइलम में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर लेवल पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल पढ़ा आपने, है ना, निडेरिया और टीनोफोरा में, ऑर्गन लेवल पढ़ा आपने प्लेटीहेल्मिन्थीस में, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा आपने इसके हेल्मिन्थीस से लेकर के कोऑर्डिनेटर। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ा इसमें कुछ डाइजेशन को लेकर के एक्सप्लेनेशन थी, जिसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होगा, है ना, निडेरिया और टीनोफोरा में। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल पाई गई प्लेटीहेल्मिन्थीस में, लेकिन उसमें एक ही ओपनिंग थी जो माउथ और एनस दोनों तरीके से काम करती थी। इसे आप कहते थे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थीस में जिनमें दो सेपरेट ओपनिंग होंगी उन्हें आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह देंगे। ये ज्यादातर एनिमल्स में ऐसा ही है। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ा इसके बाद आपने पढ़ा सर्कुलेशन की बात की, दो ही तरीके का हो गया, ओपन और क्लोज। ये फर्स्ट हेडिंग थी आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपने पढ़ा सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री नहीं होगी ये सिमेट्रिकल ज्यादातर स्पंज, और सिमेट्री है तो रेडियल होगी इन तीन में, और बाकियों में बाईलेटरल होगी। बाईलेटरल, बाई रेडियल भी होती है लेकिन वो दिया नहीं है बेटा। जो है जो आएगा उसको बढ़िया से हम लोग याद करें, तैयार करें। अगर किसी को जानना होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हो गया कि ये डेवलपमेंट की बात की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की आपसे। इसके बाद आ गए आप जर्म लेयर यानी कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद आपने बात की बॉडी कैविटी की, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इसमें एसिलोम होंगे, स्यूडोसिलोम होंगे या सिलोमेट होंगे। डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इसे आप सिलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। फिर आ गया सेकंड लास्ट सिगमेंटेशन, मेटामेरिक सिगमेंटेशन होगा या नॉन मेटामेरिक होगा। ठीक, इसके बाद लास्ट आ गया आपका नोटोकॉर्ड। जिनमें नोटोकॉर्ड होगी उन्हें आप कॉर्डेटा कह देंगे, जिनमें नहीं होगी उन्हें आप नॉन कॉर्डेट्स कह देंगे। ठीक है बेटा, इसको आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने आएगा, है ना, जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें जो है हम फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा की बात करेंगे। पोरीफेरा, टीनोफोरा, और उसके बीच में आया गया आपका कौन सा, निडेरिया, यानी कि पोरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा। ठीक है ना, इनका एक साथ कर देंगे, ऐसे दो तीन तीन फाइलम का एक साथ करके आपको दे देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, मेहनत करिए। ठीक है ना, थैंक यू।